यूनिट 7 में आपका पुनः स्वागत है। जय प्रक्रम पोषण चैप्टर 1 क्लास 10 बायोलॉजी का यूनिट 7 लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज हम लोग देखते हैं मनुष्य का आहार नाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है और इसके साथ ही इसमें हम लोग जानेंगे कि मनुष्य का आहार नाल जो है वो कैसे फंक्शन है, फंक्शनल कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखें हम लोग कि मनुष्य का आहार नाल यह एक कुंडलित क्वाइल्ड रचना है। मनुष्य का जो आहार नाल है ना वो एक क्वाइल्ड कुंडलित रचना है, राइट। अब यह क्या हो गया, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। याद रखेंगे मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है और यह कैसी रचना है, क्वाइल्ड मतलब कुंडलित रचना है। क्लियर। अब आगे देखिए, यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से होकर माउथ कैविटी से शुरू होकर के मल द्वार तक फैली होती है। तो यह इसका पूरा क्लियर हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव आता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। क्लियर है। अब इसके साथ ही लोग देखते हैं कि मनुष्य का आहार नाल कैसा है, तो यह कुंडलित रचना होती है। कैसी होती है, तो कुंडलित रचना होती है, क्वाइल्ड रचना होती है। इसकी लंबाई हो गई करीब 8 से 10 मीटर तक और यह माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा से शुरू करके मल द्वार तक संपन्न होता है। ओके। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पहला, जैसे हम लोग कल के वीडियो में देखे थे मनुष्य के आहार नाल, पिछले वीडियो में देखे थे मनुष्य का जो आहार नाल है उसको 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में। कौन कौन सा था, तो इसका पहला हो गया मुख गुहा, दूसरा हो गया ग्रसनी या ग्रास नली, सेकेंड को क्या बोलेंगे, ग्रसनी या ग्रास नली, तीसरा हो गया अमाशय, 4 नंबर हो गया छोटी आंत, 5 नंबर हो गया बड़ी आंत, 6 नंबर हो गया मलाशय और 7 नंबर हो गया मलद्वार, राइट। अब आप मेरे साथ दोहराएं इसको कि मनुष्य के आहार नाल को, बोले आप लोग भी, मनुष्य के आहार नाल को 7 भागों में बांटा गया। ओके। पहला क्या हो गया, मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी या ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत, छठवां मलाशय और 7वां मलद्वार, राइट। अब सबका हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि क्या इसका डिस्क्रिप्शन है और ध्यान से इसको सीखेंगे। We are capable only for not the crack the examination but also crack the competitive examination, mind it। और किसी भी तरह का जो competitive examination है उसमें ये सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से आते हैं और 100% ये आप यदि मन से पूरा नोट्स बना ले, तैयारी कर ले, तो आपको कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहला मुख गुहा, माउथ कैविटी। अब इसका क्या, यह आहार नाल का पहला भाग है। ओके, आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा को आहार नाल का पहला भाग कहते हैं। यह आहार नाल का पहला भाग है। ओके। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े जॉज से घिरा होता है। मुख गुहा ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा इस तरह से ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरा होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, जॉज बोलेंगे। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख गुहा में क्या पाया जाता है, तो इसमें जीभ होता है और दांत होते हैं। मुख गुहा में पाए जाने वाले जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो क्या हो गया, जीभ और दांत। जीभ के अग्रभाग में स्वाद कलियां, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जितना भी हम लोग व्यंजन का टेस्ट लेते हैं ना, खाना खाते हैं, वह सभी जीभ, जैसे मान लिया जाए कि ये माउथ कैविटी ये जीभ है, तो जीभ का जो अग्रभाग है ना, ये यहीं पे स्वाद कलिका होती है। स्वाद कलियां जीभ के अग्रभाग में पाई जाती हैं और इसी के कारण टेस्ट हमें मिलता है। तो याद रखेंगे, जीभ के अग्र आगे वाले भाग में स्वाद कलियां, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो स्वतंत्र खुला होता है बाहर की तरफ जीभ, और अंदर यह मांसल भाग जो होता है जुड़ा होता है। अंदर का पार्ट या जॉज अंदर जुड़ा होता है और बाहर जीभ जो होता है जिसके अग्र भाग में स्वाद कलियां पाई जाती है। आगे हम लोग देखें, मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। मुख गुहा माउथ कैविटी में दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32, और इस सभी दांत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। क्लियर। याद रखेंगे कि मुख गुहा में 32 दांत होते हैं और दांत को 4 भागों में बांटा गया, यानी दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसको जल्दी से याद कर ले फटाफट। तो पहला हम लोग देखते हैं कर्तनक या कृदंत, जिसे हम काटते हैं। आगे का जो भाग हो गया ना, इस तरह से दांत का सेट हो गया जिससे हम काटते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्तनक, इसको कृदंत भी बोलते हैं। इंसाइजर पहला हो गया, दूसरा हो गया भेदक, इसको बोलते हैं रदनक, जो इसके साइड में होता है ना इस तरह से नुकीला, इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो हो गया, यह हो गया भेदक। इन भेदक कैनाइन। और इसके बाद हो गया तीसरा अग्रचर्वनक, आगे का जो 4 पार्ट हो गया ऐसे सेट जो होगा, तो आगे का ये पार्ट जो गया ये अग्रचर्वनक हो गया, इस तरह से अग्रचर्वनक हो गया, जिसको बोलेंगे प्रीमोलर। और इसके बाद हो गया चर्वनक यानी मोलर। तो दांतों को कितने भागों में बांटा गया,
4 भाग में। कौन कौन? तो पहला हो गया कर्तनक या कृदंत, इंसाइजर, वेदक या रदनक, कैनाइन, अग्रचर्वनक, प्रीमोलर, चर्वनक, मोलर। यहां तक याद रखेंगे। अब इसके आगे देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाएगी? 3 जोड़ी। अब इसका नाम भी जल्दी से हम लोग नोट कर ले और याद कर ले। तो क्या हो गया? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो भोजन को चबाने के साथ साथ निगलने में चिकना बनाता है और आराम से ग्रसनी में फिसलकर अमाशय में चला जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं क्या? पहला नोट करें, पैरोटिड ग्रंथि। जी हाँ, पहला क्या हो गया? पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, दूसरे को बोलते हैं सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि। और तीसरा हो गया सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। ये 3 लाल ग्रंथि मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि कितनी ग्रंथि इसमें लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 3 जोड़ा होता है, उसका नाम क्या है? तो पहला हो गया पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि और तीसरा हो गया सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। ओके, अब आगे बढ़िए। दूसरा हो गया ग्रसनी या ग्रास नली। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया, ग्रसनी या ग्रास नली। अब इसमें क्या हो गया? मनुष्य का पिछला भाग, जहां से ये मुख गुहा खत्म हुआ, उसके पीछे के भाग को पिछला भाग ग्रसनी या ग्रास नली कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पिछला भाग ग्रसनी फेरिंग्स कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। फेरिंग्स में इस तरह से 2 छिद्र पाए जाते हैं जो ऐसे खुल जाता है। कहां पर खुलता है? तो निगल द्वार यानी ग्लूटेट में खुलता है, तथा कंठ द्वार ग्लोटिस। याद रखेंगे कि ग्रसनी कहां खुलेगा? इसमें 2 छिद्र होते हैं, जो खुलेगा निगल द्वार में और कंठ द्वार में। यह श्वास नली में खुलता है। दोनों मिलकर कहां जाएगा? श्वास नली में। जैसे कभी खाना खाते हैं तो नाक से जो आ जाता है बाहर, तो इसका मतलब है नाक और कंठ दोनों जो आपस में जुड़ा हुआ है वह एक साथ निगल द्वार और कंठ द्वार दोनों आपस में श्वास नली में आके खुलता है। राइट। अब यहां देखिए, ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। जब खाना खाते हैं तो वो कहां पहुंचेगा? अमाशय में पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। तो फिसलन किससे होगा? तो लाल ग्रंथि से होगा। इसके साथ ही कितना हो गया? इसमें 32 जोड़ा दांत हो गया। इसके साथ ही दांत के 4 प्रकार हो गए। इन सभी को आप जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कर ले। जी हाँ, और इसको आराम से उतार ले। कुछ बच्चों का आया कि मैसेज और कुछ बच्चों ने बताया कि उतारने में दिक्कत हो पा रही है, तो मैं इधर से हट रहा हूं ताकि आप इसको अच्छा से वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको पूरा को लिख लें। ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? मनुष्य का आहार नाल कितना हो गया? 8 से 10 मीटर लंबा होगा। यह कैसा बनेगा? क्वाइल्ड होगा। इसमें पहला क्या हो गया? तो पहला हो गया मुख गुहा, दूसरा हो गया ग्रसनी या ग्रास नली। अब तीसरा क्या होगा? बोलिए। तीसरा हो गया अमाशय। तो देखिए हम लोग अमाशय के बारे में। राइट। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ग्रसनी तथा ग्रास नली के बाद तीसरा जो है, इसे बोलते हैं अमाशय। अब अमाशय क्या काम है, इसके बारे में जानते हैं। अमाशय जो हो गया, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। चौड़ा और थैला जैसा रचना होता है। अमाशय मुख्य रूप से जहां पर भोजन स्टॉक होता है, इस तरह से चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, यही कहलाया अमाशय। तो अमाशय में क्या हो गया कि ये कैसी रचना होगी? थैली जैसी। राइट। इसका अग्रभाग मतलब आगे का भाग, ये हो गया अग्रभाग, क्या कहलाएगा? कार्डिक कहलाता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डिक कहलाता है, पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। पाइलोरिक पार्ट हो गया, कार्डिक पार्ट हो गया, पिछला भाग ये पीछे का भाग हो गया, इसको बोलेंगे पाइलोरिक। ये पाइलोरिक हो गया, पाइलोरिक। और इसका अग्रभाग आगे का भाग हो गया, इसको बोलेंगे कार्डिक। अग्रभाग हो गया कार्डिक, पिछला भाग पाइलोरिक। याद रखेंगे इसको। अमाशय कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ये कैसी रचना होती है? थैली की जैसी रचना होती है, एक बैग थैला की तरह। अग्र भाग हो गया कार्डिक, पिछला भाग पाइलोरिक भाग हो गया, पाइलोरिक पार्ट, तथा मध्य भाग, इसके बीच के भाग को फुंडिक कहते हैं। बीच का जो भाग हो गया ना, इसको बोलेंगे फुंडिक। क्या बोलेंगे? फुंडिक। राइट। बीच के भाग को फुंडिक बोलते हैं। तीनों भाग याद रखेंगे कि अमाशय 3 भागों में बांटा गया है, जिसके तीनों भाग का नाम निम्नलिखित है। इसका अग्रभाग हो गया कार्डिक, याद रखेंगे अग्रभाग कार्डिक। इसके बाद निचला भाग, पिछला भाग जो हो गया, इसको पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग बोलेंगे, और बीच वाले भाग को फुंडिक बोलेंगे। मध्य भाग को फुंडिक कहते हैं। अब देखिए भूख क्यों लगती है? भूख जो लगती है ना, खाना लगती है, जठर ग्रंथि से एंजाइम का सेक्रेशन होता है। जठराग्नि जब तेज होती है ना, तो भूख लगता है। तो जितना फंक्शन है बॉडी में, तो क्या यहाँ पे हो गया? जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है।
यही भूख लगाता है और खाना खाते हैं तो यहाँ से एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है और भोजन का पाचन होता है। लेकिन लंबे समय तक भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, या ज्यादा आप फास्टिंग कर रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको जानते हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, राइट। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो भोजन पचाएगा। इसके साथ क्या हो गया, म्यूकस तथा पेप्सिनोजेन, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि कंपिटेटिव एग्जामिनेशन, माइंड में रखिए, कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या हो गया, यह एक चौड़ी थैली रचना हो गई, 3 भागों में बांटा गया। अग्र भाग को बोलेंगे कार्डिक, पिछला भाग को बोलेंगे पाइलोरिक और मध्य भाग को बोलेंगे फुंडिक। कार्डिक, पाइलोरिक और फुंडिक, कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक, तीनों भाग हो गया। अब इसके साथ देखेंगे क्या, जठर, जो भूख लगता है फास्टिंग करने से यहाँ से एंजाइम सेक्रेशन होगा जो प्रभाव डालेगा। क्या प्रभाव डालेगा, तो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन होता है जो भोजन को पचाता है। म्यूकस होता है और पेप्सिनोजेन होता है, तीनों याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, ये तीनों सेक्रेशन होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। अब आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। कैसे, तो जो हम खाना खाते हैं, खाना के साथ जो बैक्टीरिया चला गया, किसी तरह का जो जीवाणु हमारे में पहुंच गया, तो वहां पर यही फंक्शन जो है उसको नष्ट करेगा। तो क्या होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा जीवाणुनाशक कहलाता है। भोजन के साथ आने वाला बैक्टीरिया, क्या चीज, बैक्टीरिया को वह क्या करेगा, नष्ट कर देगा। जीवाणुनाशक की तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया को भोजन के साथ जो प्रवेश करेगा उसको नष्ट करेगा। कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, राइट। अब आगे देखिए, अमाशय में प्रतिदिन, अब अमाशय से क्या होता है कि प्रतिदिन लगभग 3 लीटर, जी हाँ कितना, 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। याद रखेंगे, प्रतिदिन अमाशय से 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। लंबे समय तक, अभी चर्चा की है ना, लंबे समय तक बिना भोजन के रहने पर या फिर ज्यादा फास्टिंग करने पर क्या होगा, तो पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि इसमें घाव जैसे छोटे छोटे से छिद्र हो जाते हैं जो कि बाहर से अल्सर का बीमारी हो जाता है और ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये इस तरह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्सर का बीमारी होना, इस तरह से पाइल से अल्सर यही से क्लियर होता है, बनना शुरू हो जाता है। तो लंबे समय तक बिना भोजन के रहने से पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, और क्या कहता है, अमाशय में भोजन गाढ़े लेय की तरह हो जाता है। किसमें, अमाशय में भोजन पूरी तरह से एंजाइम के साथ पचकर गाढ़े लेय की तरह हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो लेय बनने के बाद यह पाइलोरिक छिद्र से, याद रखेंगे कौन सा छिद्र से, तो पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कि पहला हो गया मुख गुहा, दूसरा हो गया ग्रास नली या ग्रसनी, और तीसरा हो गया अमाशय का क्या काम हो गया, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जाने। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं छोटी आंत, पॉइंट नंबर 4। छोटी आंत क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत में क्या हो गया, यहां तक याद रखेंगे कि पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में प्रवेश करेगा। अब यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, याद रखेंगे छोटी आंत जो होगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। कैसी रचना है, तो इसको बोलेंगे बेलनाकार, यानी कि यह बेलनाकार रचना है। इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पूर्ण डाइजेशन जो होता है ना फूड का, वह इसी में पूर्ण होता है, इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। याद रखेंगे छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो गई 6 मीटर और चौड़ाई हो गई 2.5 सेंटीमीटर। और यह क्या होता है, तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कौन सा, तो छोटी आंत, राइट। अब आगे देखिए, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। यहां भी कितना भाग में बांटा गया, 3 भाग में। कौन कौन, तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला हो गया ग्रहणी, जिसको होता है डियोडिनम। छोटी आंत का पहला भाग जो हो गया वह ग्रहणी कहलाएगा, डियोडिनम कहलाएगा। अब दूसरा हो गया जेजुनम, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। इस तरह से छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। किससे होता है, तो इसको जानते हैं कि छोटी आंत में जब भोजन जाएगा तो पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाएगा, पूरी तरह से वो पचने लगेगा, पूरा पाचन होगा उसका। तो कैसे होगा, तो इसमें होता है पित्त रस, अग्न्याशय रस तथा आंत रस। 3 रस है, इसको याद रखेंगे, पित्त रस, अग्न्याशय रस और आंत रस। यह तीनों से मिलकर के भोजन पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया होगी। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका सेक्रेशन कहां से होता है, तो तीनों का अलग अलग फंक्शनल जो वर्क करने का जो ऑर्गन है, जो इंटरनल अंग है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसका स्राव यकृत, लीवर से, अग्न्याशय से, पैंक्रियास से तथा आंत ग्रंथि यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से होता है। क्लियर है। तो यहां तक हम लोग समझ रहे हैं कि छोटी आंत में
इसका सेक्रेशन यकृत से होगा, अग्न्याशय से होगा तथा आंत ग्रंथि से होगा, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन ग्लैंड। इस तीनों से छोटी आंत का फंक्शन लोग जाने, इसके इंपॉर्टेंस थिंग को जाने। अब आप वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छा से लिख लें, इसको देख लें। आपका आमाशय क्लियर हो गया, छोटी आंत क्लियर हो गया। इस तरह से आप साफ साफ इस सबका लिख लें। उम्मीद करते हैं कि सारा आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखें, अमाशय और छोटी आंत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बड़ी आंत, इसके साथ ही हम लोग मलाशय और मलद्वार के बारे में जानेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इससे संबंधित यदि कोई आपको सुझाव या कहीं समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और मन लाग पड़िए। जय हिंद।